Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start current affairs for the month of October 2025. Uh, we will discuss the current affairs of October 2025 under various heads like polity and governance, international relations, security, economy, environment, science and technology, and miscellaneous. We are going to start with the first topic, polity and governance. तो हम पहले देखेंगे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड अक्टूबर के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहे हैं, न्यूज में रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है प्रिजन रिफॉर्म्स। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को दो एंगल से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्हाई इट इज इन न्यूज, और सेकंड उसका हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज प्रिजन रिफॉर्म, व्हाट इज प्रिजन वगैरह वगैरह, ये रिफॉर्म्स कैसे होते हैं। तो व्हाई इन न्यूज, न्यूज में ये क्यों रहा, क्योंकि रिसेंटली National Crime Records Bureau has released prison statistics of India report 2023। तो इसमें बहुत सारी चीजें कही गई। तो इसके हाइलाइट्स क्या है कि प्रिजन में जो है हाई अंडर ट्रायल्स, कि प्रिजन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स है अभी, जिनकी ट्रायल नहीं हो रही है। ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग का इशू है। स्टाफ वैकेंसीज, पोर रिहेबिलिटेशन, और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए। तो अंडर ट्रायल्स जो है बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में। 73.25% जो है, जो प्रिजन इनमेट्स है वो अंडर ट्रायल है अभी। स्टाफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 32.78% स्टाफ पोस्ट जो है वैकेंट है प्रिजन्स में। इसके बाद ओवर क्राउडिंग है, कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। अब हम इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे। सबसे पहली बात जो है, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट and it is the responsibility of state and UT government to make laws on this subject. The Ministry of Home Affairs provides guidance and support to the states and UTs regarding administration and
regarding administration of prisons. तो प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट है और इस पे लॉ मेकिंग जो लॉ मेकिंग करेगा वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी। और सेंटर क्या करता है, सिर्फ गाइडेंस और सपोर्ट दे सकता है। Ministry of Home Affairs has prepared मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसने एक मॉडल एक्ट तैयार किया है जिसका नाम है मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट। और इसी के बेस पे जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है अपने प्रिजन रिफॉर्म्स करते हैं। इट इज अप टू द पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेदर दे एक्सेप्ट दिस प्रपोजल और नॉट। तो चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है इस पे जो ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी होगी वो स्टेट की होगी। अब हम इसमें एक वर्ड पहले आया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है ये एक इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो कलेक्ट करती है which collects and analyzes data related to crime. It operates under मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये बॉडी जो है ये इंडियन गवर्नमेंटल एजेंसी जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स को भी प्रिपेयर करती है। जैसे ये प्रिजन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट ये भी रिलीज किसने की थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो प्रिजन रिफॉर्म है, ये जो प्रिजन है ये स्टेट सब्जेक्ट है, क्या स्टेट्स को एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ये लॉ मेकिंग है इस पे, जो स्टेट्स का लॉ मेकिंग प्रिजन्स के रिलेटेड है दैट इज दैट एक्सक्लूसिव और नॉट। तो सर्टेन केसेस में कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर यूनियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती है टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, those subjects which are in the state list. तो इस बारे में हम जो है डिटेल्ड लेक्चर लेकर आएंगे इंडियन पॉलिटी में, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दूंगा या जो आपको ऑलरेडी पता होगा थोड़ा आपका ये रिवाइज हो जाएगा कि आर्टिकल 249 के तहत जो है यूनियन गवर्नमेंट अथोराइज होती है टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट if Rajya Sabha passes resolution declaring any subject in the state list as of national importance और ये कहती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि यूनियन गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाए, तो उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट अथोराइज होती है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 352 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स।
Article 356, during President's rule, Union government is authorized to make law on any of the state subject in the state list. उसके बाद की बात हम करेंगे Article 252. If two states request to Union government to make law on any particular subject in the state list, then at that time the Union government and Parliament makes law, and that law is applicable only to these two states or more than two states which are requested. Article 253, Union government is authorized to make law on any subject in the state list in order to implement any agreement, national agreement or national agreement of international importance या कोई treaty वगैरह होगी, international treaty, तो उसको जब implement करना होगा तो उस वक्त भी यूनियन गवर्नमेंट अथोराइज होती है. So इससे हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे जो है वो कानून जो बनाता है, लॉ बनाता है, वो स्टेट ही बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है. लेकिन इन सर्टेन केसेस यूनियन गवर्नमेंट भी ऑथोराइज होता है. तो केसेस मैंने आपको बता दी, चंद आर्टिकल्स का नाम मैंने बताया और इनके बारे में जो हम तफसील से डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी में. फिलहाल के लिए इतना काफी है. हमारा दूसरा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑफ इंडिया. तो ये रिसेंटली न्यूज में था. रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज शोन concerns over the drug safety of India. Because death of 20 from cough syrup. तो अभी इंडिया में जो है कफ सिरप की वजह से 20 बच्चों की डेथ हुई थी, 20 चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी. तो इसी पे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डीप कंसर्न्स शो किए. तो अब हम इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. Drug and Cosmetic Act 1940 and Drug and Cosmetic Rules 1945 regulate the manufacturing, distribution, and import of drugs and cosmetics in India. तो रिसेंटली जो WHO ने कंसर्न शो किए ओवर द डेथ ऑफ 20 चिल्ड्रन इन इंडिया बाय यूज ऑफ कंटेमिनेटेड कॉफ सिरप. तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जो है वो रेगुलेट करता है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945. ये इसके मैन्युफैक्चर को, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड सेल वगैरह तमाम चीज से डील करता है. तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे
Indian pharmaceutical sector is third largest in terms of volume and 14th largest in terms of value. तो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा है. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट इज 14th. और इंडिया जो है वर्ल्ड के 20% जेनरिक ड्रग सप्लाई करता है. इंडिया सप्लाइज 20% of world's generic drugs. कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल वगैरह जिसमें जो है इंडिया का बहुत बड़ा नाम है. इंडिया वो इंपोर्ट करता है इवन बड़ी बड़ी कंट्रीज यूएसए रशिया वगैरह. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टल बैलेट. तो पोस्टल बैलेट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड बैलेट पेपर होता है जिसपे जो है कुछ लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं अवॉइडिंग द नीड टू विजिट पोलिंग स्टेशंस. इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट voters cast their vote avoiding the need to visit polling stations. इसकी एलिजिबिलिटी में 3 किस्म के वोटर्स आते हैं. इनको कैटेगराइज किया है 3 टाइप्स में. एक है सर्विस वोटर्स, स्पेशल वोटर्स एंड एब्सेंटी वोटर्स. सबसे पहला जो है सर्विस वोटर्स. तो सर्विस वोटर्स में कौन कौन से आते हैं? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, Central Armed Police Force and government servants posted abroad. तो दूसरा टाइप जो है स्पेशल वोटर्स. स्पेशल वोटर्स में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स. गवर्नर्स के बाद जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर हाई रैंकिंग डिग्निटरीज and their spouses. और उनके spouses भी इसमें आते हैं. तीसरा जो होता है एब्सेंटी वोटर्स. एब्सेंटी वोटर्स वो वोटर्स होते हैं जो पोलिंग स्टेशंस पे जा नहीं सकते हैं. इसमें आते हैं वोटर्स अबव 85 years of age और PWDs यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. तो ये था हमारा पोस्टल बैलेट के बारे में.
अब हम नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, जो न्यूज में रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक, इसमें फर्स्ट हमारा है इंडियन अफगान रिलेशंस। तो इंडियन अफगान रिलेशंस में आपको पता है कि रिसेंटली अफगानिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी has visited India and held bilateral talks with his Indian counterpart. So it is the first ministerial level meet between India and Afghanistan after Taliban has taken over the control of Afghanistan government. तो इसके बारे में अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। Recently, Afghan Foreign Affairs Minister Amir Khan Muttaqi visited India and held bilateral talks with Indian External Affairs Minister. So, why India is showing interest in Afghanistan? तो इंडिया अफगानिस्तान में इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान जो है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका रीजन यही है, टू सेफगार्ड इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एंड राइवल मैनेजमेंट। और तीसरा है टू सेफगार्ड और सेफगार्डिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडिया हैज इन्वेस्टेड $3 billion in अफगानिस्तान। तो बहुत सारे सेक्टर्स पे इन्वेस्ट किया है, जैसे वाटर, पावर, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एक्स्ट्रा। $3 billion की इन्वेस्टमेंट की है। तो इंडिया इसलिए अफगानिस्तान में इंटरेस्ट शो कर रहा है क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये एक राइवल मैनेजमेंट, राइवलरी वर्ल्ड लेवल की जो राइवलरी है उसको मैनेज करने के लिए, जो इंटरनेशनल राइवलरी है, और सेफ गार्डिंग इट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो इंडिया ने अफगानिस्तान में कंप्लीट किए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में नाम बताऊंगा। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, एक है सलमा डैम, जारंज दिलाराम हाईवे, और तीसरा जो है
पार्लियामेंट बिल्डिंग इन अफगानिस्तान। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की है, प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए हैं। सलमा डैम जो इंडिया ने बनाया, इसको हम कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। ज़ारा दिलारा भी एक हाईवे है, और पार्लियामेंट बिल्डिंग अफगानिस्तान की भी जो है इंडिया ने बनाई है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिया रशिया रिलेशंस। तो इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में ये खास है कि ईयर 2025 जो है मार्क्ड द 25th एनिवर्सरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया। तो ये न्यूज में इसलिए रहा कि 25th एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ strategic partnership between India and Russia, जो कि साइन हुई थी, साइंड इन 2000। ईयर 2000 में जो है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डिक्लेरेशन साइन हुआ था, और उसी डिक्लेरेशन का जो 25th एनिवर्सरी था ये जो 2025, तो इसलिए ये न्यूज में रहा। तो इसी डिक्लेरेशन के तहत सिंस देन 22 एनुअल समिट्स हुई। 22 एनुअल समिट्स हुई। कोविड की वजह से जो है कुछ समिट्स नहीं हो पाई थी। एनुअल समिट्स के अलावा हम देखेंगे लीडर लेवल मीट्स भी हुए, वर्किंग ग्रुप अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स जो है उनकी भी जो है मीटिंग्स हुई, बिजनेस लेवल वगैरह वगैरह। तो इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे थोड़ा सा। नाइनटीन 47 ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। तो हम इंडो रशिया रिलेशंस की बात कर रहे थे। जो टाइमलाइन है 1947 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे 1975। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट है, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा was launched on Soviet launch vehicle called Soyuz। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो सोवियत लॉन्च व्हीकल पे जो है उसको लॉन्च किया गया था। 1988 इंपॉर्टेंट है। 1988 में क्या हुआ था? कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन फिर 1993 इंपॉर्टेंट है। 1993 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया था।
और 2021 इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। चूंकि हाँ ये करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है तो हम कुछ खास डेट्स से जो है खास डेट्स का जिक्र करेंगे। 2021 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट। अब ये 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट क्या होता है कि 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम रशिया टेक प्ले पार्ट इन दिस मीट। तो 2 मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और दूसरा होता है डिफेंस मिनिस्टर। दोनों कंट्रीज के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो है इस मीटिंग में पार्ट लेते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, इसलिए मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडो रशिया रिलेशंस जो है वो अक्टूबर महीने में करंट अफेयर्स में रहे क्योंकि 25th एनिवर्सरी था। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में, उसके 25 साल बराबर होगी, मींस 25th एनिवर्सरी। हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इंडो रशिया रिलेशंस। तो इंडो रशिया रिलेशंस में अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो डिफेंस का जहां तक सवाल है, रशिया is the largest defense supplier to India. Accounting for 36% of total defense imports. जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 36% शेयर जो है वो रशिया से आता है। ये स्टडी रही बिटवीन 2020 to 2024 के दरमियान 36% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम रशिया। डिफेंस रिलेशंस have evolved from buyer-seller model to joint research and development. जिसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल कि पहले जो है इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है दैट वाज ओनली बायर सेलर रिलेशनशिप था इनका। इंडिया बाय करता था, रशिया सेल करता था। लेकिन अब हमने रीसेंट जो 21st सेंचुरी में देखा है कि जॉइंट वेंचर्स, ब्रह्मोस मिसाइल है, इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जहां पर दोनों देशों ने है जॉइंटली इसको डेवलप किया है। तो कुछ डिफेंस इंपोर्ट्स की एग्जांपल, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो S-400 डिफेंस सिस्टम, जो इंडिया के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशिया से लाया है।
ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। मिग 29 के जो एक नावल एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा बहुत सारे। सिक्योरिटी में एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे हम। तो एनर्जी सिक्योरिटी में रशिया इज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। और हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन दोनों के बीच में बढ़िया रहा है। इसकी एक एग्जाम्पल जो हमने पीछे भी पढ़ा, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुडानकुलम, ये कहां पर है? तमिलनाडु में। इसकी 2 यूनिट्स जो है वो फंक्शनल है, 1000 मेगावाट ईच। 2 यूनिट्स इसके फंक्शनल है और टोटली 6 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स पे जो है काम अंडर प्रोसेस है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बाद बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों के बीच 68.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रहा है। अच्छा खासा ट्रेड। इससे पहले अगर हम देखेंगे कुछ साल पहले तो ज्यादा ट्रेड इंडिया और रशिया के दरमियान नहीं हो रहा है बायलैटरल ट्रेड। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो रशिया हैज एनहांस्ड इंडियाज connectivity with सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी इन्हांस की है रशिया ने। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट to provide connectivity between India and Central Asia। और उसके बाद चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर। इसका पर्पस भी है कि इंडिया और रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के दरमियान जो है कनेक्टिविटी इन्हांस हो। तो इंडो रशिया रिलेशंस का फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक गाजा पीस समिट, जो रिसेंटली हेल्ड हुई कहां पर? शार्म अल शेख इन इजिप्ट। शार्म अल शेख इजिप्ट में ये हेल्ड हुई है। इट वाज को-होस्टेड बाय इजिप्ट एंड यूएसए। इसमें जो है
4 ceasefire mediators. 4 मीडिएटर्स थे इसमें। कौन कौन से? इजिप्ट, यूएसए, कतर एंड टर्की। तो इन्होंने जो है एक समिट की और इसमें इन्होंने इनॉग्रेट किया, inaugurated 20-point plan of USA। यूएसए का एक प्लान है जिसको हम 20-point प्लान कहते हैं, उसको इनॉग्रेट किया फॉर पीस इन गाजा, ताकि गाजा में पीस आए। इस 20-point प्लान को हम ट्रम्प डिक्लेरेशन for enduring peace and prosperity भी कहते हैं। ये 20-point प्लान है, इसमें 20 पॉइंट्स हैं कि गाजा में कैसे पीस आएगा। ये कहता है कि इन फ्यूचर the disputes will be resolved by diplomatic engagements and diplomatic means, and there will be no use of the force. It calls for disarmament of Hamas. उसके बाद जो है काफी चीजें बोलता है, 20 points प्लान है, but it doesn't provide any two-state solution. और ये भी कहता है कि no Palestinian will be thrown out of Gaza by force. इन शॉर्ट अगर हम क्रैक्स देखेंगे इस 20-point प्लान का, ये कहता है कि नो यूज ऑफ फोर्स, ओनली पीस, डिस्कशंस, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स। तो दूसरा टॉपिक हमारे पास है आसियान। आसियान रिसेंटली न्यूज में रहा। क्यों रहा? ये आसियान के बारे में न्यूज रिसेंटली चली कि यहां पर कोलालंपुर, मलेशिया के अंदर तो मलेशिया के अंदर क्या हुआ? 47th समिट ऑफ आसियान। यहां पर 47th summit of ASEAN have taken place in Kuala Lumpur, Malaysia। तो आसियान का जहां तक सवाल है 1967 में ये फाउंड हुआ था और तब से लेकर आज तक बहुत सारी समिट्स हुई है। 47th समिट रिसेंटली हुई। कोलालंपुर के अंदर जो रिसेंट समिट हुई, इसमें इसकी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ईस्टर्न तिमोर, जिसको हम तिमोर लेस्टे भी कहते हैं, इट बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। पहले जो है आसियान के टोटल 10 मेंबर्स थे और अब जो है इसको ईस्टर्न तिमोर को 11th मेंबर बना दिया गया आसियान का। और आपके लिए ये चीज भी काफी इंफॉर्मेशनल है कि आसियान की समिट जो है ट्वाइस, यानी कि 2 बार साल में होती है। तो टोटल 11 मेंबर्स हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ आसियान, या और किसी तरीके से पूछा जाएगा। तो इसको याद रखने का, ये 11 मेंबर्स को याद रखने का एक आसान तरीका है।
11। तो पहले हम इसको अलग तरीके से रखते थे, लेकिन जब से ईस्टर्न ट्रेमोर ऐड हुआ है मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट एक्रोनिम रहेगा इसको मेमोराइज करने का। तो ये इसकी कंट्रीज है, ब्रूनी है वगैरह वगैरह। तो बिमस्टेक NBPL 11 मेंबर्स को मेमोराइज करने के लिए बेहतरीन ट्रिक है। ब्रूनी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, एज फॉर सिंगापुर है, थाईलैंड है, ईस्ट तिमोर जो न्यू एडिशन हुआ है, कंबोडिया है, म्यांमार है, वियतनाम है, फिलीपाइंस है, लॉस। 11 कंट्रीज।